वेव के 3 चैप्टर्स हैं प्रैक्टिकली, वेव ऑन स्ट्रिंग, साउंड वेव और वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑन स्ट्रिंग और साउंड वेव 11th का, वेव ऑप्टिक्स 12th का। वेव होती क्या है? एनर्जी नॉट एसोसिएटेड विद मास। मतलब कभी भी एनर्जी ट्रांसफर करनी थी या फिर कोई भी एनर्जी जो एग्जिस्ट करती थी वो किसी मास की होती थी, चाहे कोई वेलोसिटी है उसकी या फिर कोई पोटेंशियल। इसमें वो नहीं है, एनर्जी ट्रांसफर होगी बिना किसी मास के मूव करे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बंदा खड़ा है, इसको थोड़ा सा इम्पल्स लगा दिया गया तो इसके पास कुछ एनर्जी आ गई काइनेटिक। इसने इसको धक्का दे दिया ताकि ये बैलेंस हो जाए, तो फिर इस पे ट्रांसफर हो गई। फिर ऐसे ही इसने धक्का दिया धक्का दिया धक्का दिया धक्का दिया, ऐसे एंड में इस पे आ गई इम्पल्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो वेलोसिटी थी या फिर जो कह सकते हो एनर्जी थी, वो इनके धक्कों के थ्रू यहाँ पे आ गई है एनर्जी इसके पास। अभी ये किसी और को धक्का नहीं दे सकता बेचारा, पर किसी का नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, तो इसको वेव कह सकते हैं हम लोग। पर से ये लेंथ एल है, ये एल को ट्रैवल करता है टी नॉट टाइम में, तो ये इसकी वेलोसिटी ऑफ वेव। सिमिलरली यहाँ पे एक मास एक स्प्रिंग से सस्पेंडेड है और ये स्प्रिंग यहाँ पे अटैच है। अगर स्प्रिंग के इस पार्ट को मैं ऐसे ऐसे घुमाने लग जाऊँ, जैसे पाइप पे घुमाता हूँ और पाइप पे फाड़ देता हूँ मैं ऐसे क्या जोक मारा भाई। ऐसे ही ये थोड़ा सा ऑसिलेट होएगा, ऑसिलेट होते 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 यहाँ पे पहुँच जाएगी एनर्जी। तो एनर्जी लगा हम लोग यहाँ रहे हैं लेकिन पहुँच यहाँ जा रही है, तो ये वेव होगी। वेव दो टाइप की होंगी, मैकेनिकल वेव जिसमें मीडियम चाहिए होगा, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग, या साउंड वेव जिसमें एयर का मीडियम चाहिए। दूसरी नॉन मैकेनिकल वेव, कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर लाइट। वेव की दो टाइप है, ट्रांसवर्स जो ऐसे ऐसे चलते हैं और लॉन्गिट्यूडनल जो ऐसे ऐसे चलते हैं। इसका एग्जांपल हो गया स्पीकर। स्पीकर यहाँ पे अपना खुद में वाइब्रेट होता है, अपना खुद में थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ तो उसके बगल का जो पार्टिकल है वो थोड़ा सा वाइब्रेट हुआ, फिर ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, ऐसे 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 वाइब्रेट होते होते एक मॉलिक्यूल आएगा जो हमारे कान के पास होगा और वो वाइब्रेट होगा। उसकी वाइब्रेशन की वजह से हमारा कान सुनेगा और ऐसे होगा। साउंड वेव ट्रैवल करती है लॉन्गिट्यूड। जो सॉलिड्स होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों दिखा सकते हैं। हाउएवर जो लिक्विड्स होते हैं या जो गैसेस होती है वो सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव दिखाती है अपनी बल्क, मतलब उसकी बॉडी के अंदर यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ही होगा। हाउएवर सरफेस पे कह सकते हैं या फिर दो बीच में, यहाँ पे गैस है यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे ये दिखा देता है ट्रांसवर्स वेव, क्योंकि यहाँ पे दो मीडियम के बीच में सेपरेशन। तो लिक्विड्स अपनी सरफेस पे ट्रांसवर्स वेव दिखाता है और अपने बल्क में लॉन्गिट्यूडनल। ये एक वेव है स्प्रिंग पे, ये होता है क्रस्ट, ये होता है ट्रफ। ये जो दो क्रस्ट के बीच का जो डिफरेंस है ये होता है लैम्डा, छोटे से वेवलेंथ। दो ट्रफ के बीच का डिफरेंस भी लैम्डा होता है। क्रस्ट और ट्रफ के बीच का डिफरेंस λ/2 होता है। एम्पलीट्यूड होता है कि यहाँ की लेंथ क्या है, और फ्रीक्वेंसी होती है कि कितने नंबर ऑफ टाइम इसने एक साइक्लिक मोशन परफॉर्म किया है 1 सेकंड में, और 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू टाइम रिक्वायर्ड इक्वल्स टू टाइम पीरियड, या फिर कितना टाइम लगा है एक साइकिल को कंप्लीट होने में। जो दो क्रस्ट है वो एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, एक साथ नीचे आएंगे, एक साथ ऊपर जाएंगे, तो इन दोनों को हम लोग कह देते हैं ये इन फेज है, मतलब इनका फेज सेम है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होती है जो एक प्लेन के थ्रू अपना एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रखती है, अपनी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखती है, अपना सब कुछ कांस्टेंट रखती है। जो अपने एम्पलीट्यूड कम करती रहती है धीरे धीरे, क्या मतलब फ्रीक्वेंसी भी करते हैं, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं, वो होती है डैम्पिंग वेव्स। इसमें एनर्जी ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और एनर्जी तो मतलब कहीं कहीं लूज होती रहती है। और एनर्जी कहाँ लूज होती है वो सिलेबस में नहीं है। अगले आगे सिंपल हार्मोनिक वेव, इसमें स्टार्टिंग का पार्टिकल SHM कर रहा होगा, उसकी इक्वेशन होगी y = a ओमेगा t। ये वाला भी SHM कर रहा होगा लेकिन कुछ टाइम बाद कर रहा होगा इसके। ये वाला भी SHM कर रहा होगा, ये वाला भी SHM कर रहा होगा, बस इनमें फेज का डिफरेंस। पार्टिकल है यहाँ पे कुछ कर रहा है, मोशन कर रहा है, वो f(t) होगा। एक एक्सिस्टेंस वाला एक और पार्टिकल है जो सिमिलर मोशन कर रहा है, वो बेसिकली इस वाले पार्टिकल की कॉपी कर रहा है। तो जो ये वाला पार्टिकल मोशन कर रहा है वो ये वाला पार्टिकल पहले ही कर चुका होगा। कितनी देर पहले कर चुका होगा? वो होगा x/v(w). इसका y टाइम का फंक्शन होगा और x का भी फंक्शन होगा क्योंकि एक्सिस्टेंस हो रहा है। तो जो ये वाला पार्टिकल है इसने इसके तरीके का मोशन t - x/v(w) में किया होगा, तो इसको हम लोग t - x/v(w) को फंक्शन मान सकते हैं एट टाइम t। सो y = f(t - x/v(w). कह सकते हैं कोई gt है, पर ये तो हमें पता है ये ft है, तो यहाँ पे एक वेव की जनरल इक्वेशन है। एक ट्रैवलिंग वेव है, तो ओमेगा बाहर निकालेंगे t - x/k। यहाँ पे जो स्पीड हो जाएगी वो ओमेगा/k हो जाएगी, और ये पॉजिटिव x एक्सिस का लॉन्ग ट्रैवल कर रहा होगा। अगर y एक फंक्शन नहीं आ रहा t ± x/v के,
तो वो हो ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। एक वेव इज जनरल फंक्शन ऑफ ओमेगा टी माइनस के, प्लस माइनस है, माइनस में इस डायरेक्शन में जा रही है, प्लस में इस डायरेक्शन में। के इज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन में वी ऑफ वेव। इससे कोई भी फंक्शन बन जाता है। इसमें ओमेगा को बाहर ले लोगे, ये उस वाले फॉर्म का बन जाएगा। पर से हमें दे दिया कि x इज इक्वल्स टू 0 पे ये इक्वेशन है वेव। तो अगर t को हम लोग x अपॉन v लिखते हैं, t माइनस एक्स अपॉन वी का स्क्वायर, और x इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करें। ये कह सकते हैं ये इसी फॉर्म का है। अब हमें बोला t1 पे देखना है कि क्या होगा। वेलोसिटी ऑफ वेव दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड, तो t इज इक्वल्स टू 1 पे y की इक्वेशन होगी 2, 1 प्लस 1 माइनस एक्स बाई 2 का स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम होगा x इज इक्वल्स टू 2 पे, तो यहाँ पे मैक्सिमम है और ऐसे डिग्रेड होता जा रहा है। कि ग्राफ वाइज इक्वेशन नहीं बना रहा मैं, पर ऐसे ही। सिमिलरली यहाँ पे 5 आ गया, तो x मैक्सिमम होगा 10 पे और ऐसे इक्वेशन आ जाएगी। ऑल्दो परफेक्टली डिपेक्ट नहीं कर सकते शेप। अगर ये यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ x है और कुछ vt टाइम आगे, vt डिस्टेंस आगे, ये होगा फंक्शन ऑफ x माइनस vt। तो x माइनस vt लिखा हुआ है तो उसको बस vt से शिफ्ट कर देना है। x प्लस vt लिखा है तो vt से पीछे। अगर हम लोग x को कांस्टेंट कर दें तो हम लोग इस पार्टिकल का मोशन बता सकते हैं कैसा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाउएवर अगर हम लोग टाइम को कांस्टेंट कर दें तो उस टाइम पे कौन सा पार्टिकल कहाँ पे हम लोग वो बता पाएंगे। y इज इक्वल्स टू अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसका फॉर्म आ जाएगा t माइनस एक्स बाई वी, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और t प्लस एक्स बाई वी इस डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर f ऑफ x हो गया y, तो फिर हमें पता है टाइम कांस्टेंट है, तो vt इस डायरेक्शन में और यहाँ पे vt इस डायरेक्शन। सिंपल हार्मोनिक वेव होती है। y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस थीटा होगी यहाँ पे स्टार्टिंग पे, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x पे t बन जाएगा t माइनस एक्स बाई वी ओमेगा, फिर आ जाएगा ओमेगा t ओमेगा बाई वी ओमेगा और थीटा, और इसको हम लोग लिख देंगे के की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा बाई वी। टी इज इक्वल टू 0 पे ये सिर्फ यहाँ पे वेलोसिटी गेन करता है। टी इज इक्वल टू टी बाई 4 पे ये इसके साथ वेलोसिटी गेन करने लग जाती है। जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है वो होगा वी डब्ल्यू इंटू टी बाई 4, टी बीइंग टाइम पीरियड, और जो वेलोसिटी गेन करता है वो है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, क्योंकि इसकी डिस्टेंस यही है एक्स एक्सिस, तो ये 0 हो जाएगा। टाइम इज इक्वल्स टू टी बाई 2 पे वी टी बाई 2 वाला पार्टिकल मूव करने लग जाएगा ऐसे, और ऐसे धीरे धीरे ये अपने आप के आगे के पार्टिकल्स को मूव करवाता है। वी टी होता है लैम्डा, वैसे अगर 2 वी टी ट्रैवल होगा तो यहाँ तक के पार्टिकल्स और हो जाएंगे, ऐसे होता रहेगा। ये जनरल इक्वेशन है। अब हम लोग अगर डी वाई बाई डी टी निकालें, इट विल बी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स प्लस थीटा, ये हो जाएगा। ये होता है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, वही जो मैंने यहाँ पे बताई थी, ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे आ जाती है वेलोसिटी। हमें चाहिए एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से हमें इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ये आ जाएगी। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर वाई, क्योंकि ये माइनस ऑफ वाई है तो फिर ये यहाँ पे होगा तो खींच रहा है, ऐसे चम दिखाता है, जिसमें कुछ नया तो है नहीं। एनीवेज अगर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स होता है किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप, ऑफकोर्स उसकी वैल्यू होगी ये हो जाएगी, तो हमें स्लोप की वैल्यू पता चल गई है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कहीं पे भी हम लोग स्लोप की इक्वेशन निकाल पाएंगे। अगर हम लोग डबल डिफरेंशिएट करें ए के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के प्लस थीटा, ये डिनोट करता है कर्वेचर ऑफ वेव। इसमें अभी सेंस तो है नहीं, पर अगर हम लोग इसको डिवाइड करें एक्सेलरेशन ऑफ वेव और कर्वेचर ऑफ वेव को, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर बाई वी स्क्वायर लिखते हैं, तो ये आगे इक्वेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी डब्ल्यू इंटू कर्वेचर। इससे हमें कोई एक दे दिया तो फिर दूसरा निकाल सकते, इसका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव्स भी कहते हैं। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप डी वाई बाई डी एक्स। अगर कोई 2 दे दिया तो तीसरा निकाल सकते हैं, यही रिलेशन होगा। बोल रहे हैं स्लोप 2 पे 2 मीटर पर सेकंड ट्रैवल करने वाली वेव की वेलोसिटी क्या होगी, तो ये बोल देगा यहाँ पे 4 होगी। अभी हमारे यहाँ 4 वेव दिखी हुई है और यहाँ पे 6-7 इक्वेशन लगी हुई हैं, अब इनको मैच करवाने सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे माइनस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस माइनस, यहाँ पे कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो पहले साइन वाले देख लेते हैं। ये दोनों ग्राफ साइन के हैं और ये 2 साइन है, ये पॉजिटिव वाला साइन है, ये माइनस ऑफ साइन है। ओमेगा टी माइनस के एक्स होते हैं जनरल फॉर्म, तो ये हो जाएगा इससे रिलेट, ये हो जाएगा इससे। अगला ये प्लस कॉस है, ये माइनस कॉस है, प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के और के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसमें बेस्ट पार्ट कॉस में साइन मैटर नहीं करता, माइनस लगा दो इसके अंदर तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों इक्वेशन होंगी इसकी,
ठीक है प्लस है और यहाँ पे माइनस माइनस है तो ये दोनों हो जाएंगे इसकी। बस अब इसी इक्वेशन से कुछ भी निकाल सकते हैं। एक तो ये स्लोप का बता दिया, कर्वेचर का बता दिया, ये जनरल इक्वेशन बता दी, बस इनफ है। अगर हमें दो कोहेरेंट सोर्सेज दिए हुए हैं, इनको ओमेगा सेम होता है, तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा के x1 माइनस x2 प्लस थीटा 1 माइनस थीटा 2। थीटा 1 माइनस थीटा 2 इनिशियल फेजेस के डिफरेंस है और के x1 माइनस x2 पार्ट डिफरेंस। दो कोहेरेंट सोर्स ऐसे दिए हुए हैं, यहाँ से एक वेव आ रही है, यहाँ से एक वेव आ रही है। तो जब दोनों मिक्स होंगी तो यहाँ पे इसने x1 ट्रैवल किया होगा, इसने x2, तो इनका जो पार्ट डिफरेंस है वो फंक्शन हो जाएगा। और ये जो ये यहाँ पे एक कांस्टेंट दिया हुआ है ये है 2 पाई बाय लैम्डा और सिर्फ फेज डिफरेंस थीटा है, तो ये इस एम्पलीट्यूड और इस एम्पलीट्यूड का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो यहाँ का होगा, कंसिडरिंग A1 इनिशियल फेज है। और हम लोग इक्वेशन लिखने जाएंगे तो जो A आएगा ये आ जाएगा, ये वाला A, y इज इक्वल टू A और फिर जो साइन की इक्वेशन होगी वो होगी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस डेल्टा। ये डेल्टा ये वाला एंगल होगा, इसको निकालने के लिए हमें लिखना है सिंपली tan इनवर्स साइन ऑफ फेज डिफरेंस अपॉन A1 अपॉन A2 प्लस कॉस ऑफ फेज डिफरेंस। इस क्वेश्चन के थ्रू देखिए हम लोग सबसे पहले y1 मानते हैं, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स का साइन है तो हम लोग इसको इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। ये कॉस है तो कॉस में कन्वर्ट करने के लिए 90 डिग्री और ऐड करना होता है, तो ये हो जाएगा 4 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस में पाई बाय 2, तो ये यहाँ पे होगा। और ये होगा प्लस 43 डिग्री, तो ये इस डायरेक्शन में 53 डिग्री होगा। बस इनका रिजल्टेंट निकाल देना। इसकी वजह से जो वाई और एक्स एक्सिस में आएगा वो होगा 4 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और इस वाले की वजह से 4 यहाँ पे, और इस वाले की वजह से 3 यहाँ पे, तो नेट होगा 7 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। तो एम्पलीट्यूड होगा √50 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस में ये वाला जो एंगल बनता है प्लस पाई बाय 2 प्लस में tan माइनस 1/7, ये आ जाएगी इक्वेशन। इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। पावर की इक्वेशन होती थी 2 पाई स्क्वायर f स्क्वायर a स्क्वायर न्यू v। तो मास पर यूनिट लेटेंस को एरिया से डिवाइड करोगे तो ये डेंसिटी बन जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी आई एवरेज, आई बीइंग इंटेंसिटी। ये कुछ फॉर्मूला है रटने वाले, चुपचाप रट लो, ये मैंने बाद में ऐड किए हैं। अब इंटरफेरेंस देख रहे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस 2n पाई में आता था और डिस्ट्रक्टिव 2n प्लस 1 पाई। अगर हम लोग इनिशियल फेजेस सेम मानेंगे तो ये n लैम्डा पे आएगा एज पार्ट डिफरेंस, ये 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 पे आएगा एज पार्ट डिफरेंस। इसका रेजोल्यूशन होगा A1 प्लस A2, इसका रेजोल्यूशन होगा A1 माइनस A2। मैक्सिमम इंटेंसिटी √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, और यहाँ पे वही माइनस में हो रहा है। हम लोग आई रिजल्टेंट निकालेंगे तो होगा I1 प्लस में I2 प्लस में 2√I1 I2। यहाँ पे अगर हम लोग I सेम कर देंगे तो सिंप्लीफाई करने पे ये फॉर्मूला आएगा I रेजोल्यूशन इज इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फेज डिफरेंस बाय 2। अनदर थिंग, वो तो कोहेरेंट सोर्स के लिए था, अगर कोई सोर्स इनकोहेरेंट आ जाएगा ना तो हम उसका I जो रेजोल्यूशन होगा वो I1 प्लस I2 हो जाएगा डायरेक्ट। V is equals to √T by nu, V velocity of wave, nu linear mass density, T tension। अगला रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन। जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है ना वैसे यही है बस। रिफ्रैक्शन, वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। यहाँ पे एक तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ऐसे ऐसे कह सकते हो, तो क्या हो रहा होता है, एक स्ट्रिंग होती है, यहाँ पे वो होता है नॉर्मल निकालेंगे प्लेन, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स ऐसे अटैच्ड है, इस प्लेन के थ्रू होएगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। यहाँ से वेव आ रही होगी इस डायरेक्शन में, जब इस यहाँ पे टच करेगा तो कुछ वेव इस डायरेक्शन जाएगी, कुछ वेव वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसको हम लोग रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन कहते हैं। इन दोनों में टेंशन सेम होगी क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, तो पर से इसका ν1 है और इसका ν2 है। इसका मतलब v1 स्क्वायर ν1 इज इक्वल टू v2 का स्क्वायर ν2, न्यू विंग मास पर यूनिट लेंथ ऑब्वियसली। ऐसे इसकी नई वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ कह सकते हो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√μ। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हैं फ्रीक्वेंसी सेम रहती है,
वेलोसिटी जो रिफ्लेक्टेड रे की होती है वो सेम होती है, जो रिफ्रैक्टेड की होती है वो अलग होती है। लैम्डा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी नहीं बदली पर वेलोसिटी बदली है तो फिर लैम्डा भी बदलेगा। सेम सेम डिफरेंट। इसके पास अगर एनर्जी ई नॉट है तो ये स्प्लिट हो जाएगी E1 और E2 में, इक्वली नहीं होगी पर पता नहीं किस डायरेक्शन। वो तो रेयर और डेंसर मीडियम पे डिपेंड करता है। अब हमें बोल दिया है U1 वेलोसिटी के साथ, U1 मास पर यूनिट लेंथ के साथ y इज इक्वल टू AI sin ओमेगा t माइनस kx जा रहा है। बोला A ऑफ रिफ्रैक्टेड एंड A ऑफ ट्रांसमिटेड ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ AI। यहाँ पे जो वेव आ रहा है वो ये है और ये रिफ्रैक्टेड वेव है, तो ये दोनों सुपर पोजिशन कर जाएंगे। तो जो लेफ्ट साइड का इफेक्टिव y होगा वो होगा yi प्लस वाई आर विच इज इक्वल टू AI sin ओमेगा t प्लस AR sin ओमेगा t, एज्यूमिंग हम लोग x इज इक्वल टू 0 के बहुत पास में कर रहे हैं। सिमिलरली राइट साइड वाला y होगा AT sin ओमेगा t। बिकॉज ये एक स्ट्रिंग है और कंटिन्यूस होती है स्ट्रिंग, तो इसके जो डेप्थ जस्ट लेफ्ट वाला होगा और इसके जो जस्ट राइट वाला होगा उन दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो फिर इसी वजह से AI प्लस आर इज इक्वल टू AT। तो हमारा आ जाएगा AT माइनस AR इज इक्वल टू AI। पावर ऑफ इनिशियल इज इक्वल टू पावर ऑफ रिफ्लेक्टेड प्लस ट्रांसमिटेड। अगर कांस्टेंट टर्म्स काट देंगे तो बचेगा AI का स्क्वायर माइनस AR का स्क्वायर इज इक्वल टू V1 बाई V2 AT का स्क्वायर। इसको तोड़ दिया और उसको रिप्लेस कर दिया AT से, AT कट गया तो ये हमारा दूसरा रिलेशन आ गया। अब इन दोनों से हम लोग निकाल सकते हैं, इनको ऐड करो AT इज इक्वल टू AT आ जाएगा 2V2 अपॉन V1 प्लस V2 AI और AR हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन में V2 प्लस V1 AI। V1 V2 का रिलेशन ऊपर बता चुका हूँ कैसे निकालना है। तो अगर V2 ज़्यादा होगा V1 से तो फिर AR पॉजिटिव होगा, V2 कम होगा V1 से तो AR नेगेटिव होगा। अगर AR पॉजिटिव होगा तो V2 बड़ा होगा V1 से, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू, तो AR पॉजिटिव के लिए न्यू1 शुड बी ग्रेटर देन न्यू2। तो फिर ज़्यादा हैवी रोप से ज़्यादा स्लो रोप पे जाओगे तभी जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी वो पॉजिटिव होगी, वरना जो रिफ्लेक्टेड ले आएगी वो नेगेटिव होगी। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 4 न्यू से न्यू पे जा रही है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको हम लोग कह सकते हैं k/2 और इसको कह देंगे k, और फिर इसको v1 और इसको 2v1 कह सकते हो, जो भी हो जाए। अब बोल दे रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड का एम्पलीट्यूड बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले A ट्रांसमिटेड इज इक्वल्स टू 2v2 अपॉन में v1 प्लस v2। v1 प्लस v2 यहाँ पे 3v1 है और ऊपर 4v1 है, तो एम्पलीट्यूड नया हो जाएगा 4/3 AI। यहाँ पे AI दिया हुआ है A, तो वैसे जो इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिटेड होगी वो होगी 4/3 A sin ओमेगा t माइनस kx, और ऐसे ही AR हो जाएगा A/3 और YR हो जाएगा A/3 sin ओमेगा t माइनस kx, नहीं होगा प्लस kx होगा क्योंकि ये पीछे जा रहा है रिफ्लेक्ट होकर। ऑफ कोर्स एक और क्वेश्चन, हम न्यू से 9 न्यू पे कूद रहा है, तो इसकी वेलोसिटी होगी 3v2, ये हो जाएगी v2। A निकाल दिया तो चलेगा। अगर इन दोनों फॉर्मूलेज में कंफ्यूज हो रहे हो तो सिंपल AR वाला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू AT वाला। बस यहाँ पे वैल्यू डाल दो, यही है विच इज़ इक्वल्स टू यही है, इक्वेशन आ गई बस। डेंसर मीडियम स्पीड ऑफ वेव इज़ लेस, रेयर मीडियम स्पीड ऑफ वेव इज़ मोर। जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी कम स्पीड होगी कह सकते हो। और ये रिफ्लेक्शन अकर्स एट रेयर मीडियम, ये ऐड करना नहीं ऐड करना, ये तो कॉमन सेंस ही बन जाता है। रेयर से डेंसर जाएँ तो फिर नीचे की तरफ होता है रिफ्लेक्शन, और डेंसर से रेयर जाएँ तो फिर ऊपर की तरफ होता है रिफ्लेक्शन। हम पढ़ेंगे स्टैंडिंग वेव्स। जो नीचे वाली रेड वाली है वो स्टैंडिंग वेव है और ऊपर वाली ग्रीन वाली है ट्रैवलिंग वेव है। ट्रैवलिंग वेव हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग स्टैंडिंग वेव्स। ये वाली वेव एक फॉरवर्ड ट्रैवलिंग वेव है और ये वाली बैकवर्ड ट्रैवलिंग वेव है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो बन जाएगा एक स्टैंडिंग वेव। ये स्टैंडिंग वेव हम लोग पढ़ेंगे इन दोनों को ऐड कर। एक वेव यहाँ पे आ रही है A sin ओमेगा t माइनस kx, एक ऐसे जा रही है। इन दोनों की सुपर पोजिशन से ये फॉर्मूला मिलता है 2A sin ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाई cos kx। अगर हम लोग इसका डबल डिफ्रेंशिएशन में रिस्पेक्ट टाइम निकालें तो ये आता है
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालेंगे तो ये आएगा। अगर इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी वेलोसिटी ऑफ वेव। तो टी स्क्वायर वाई अपॉन में डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव का स्क्वायर इनटू डबल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये तो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जनरल वेव की, मतलब ये जो ये वाली वेव बनती है ये सेटिस्फाई करती है एक जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। तो मतलब ये एक वेव है, ऑल्दो ये चल नहीं रही है, नॉट ट्रैवलिंग और प्रोग्रेसिव वेव, तो इनको स्टैंडिंग वेव कह देते हैं। जो ये स्टैंडिंग वेव होती है इसका एक हम ए डैश ओमेगा टी बन जाता है कॉस के एक्स। सो बेसिकली ए डैश है वो वैरी कर रहा होगा, तो इसका मतलब कोई भी पार्टिकल है पर से एक्स डिस्टेंस पे है वो एस एच एम कर रहा होगा और एम्पलीट्यूड विल बी अ फंक्शन ऑफ इट। एम्पलीट्यूड 0 से 2a के बीच में वैरी करता है। जब 0 होगा तो उसको रेस्ट कहेंगे या रेस्ट पोजीशन कहेंगे, और जब 2a होगा तो उसको एंटी नोड कहेंगे। ये इक्वेशन है वेव की। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे एकदम स्ट्रेट है, t इज इक्वल टू t/4 पे ये यहाँ ऊपर पहुँच जाएगी, ये यहाँ नीचे। तो इसका मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे इसकी वेलोसिटी होगी। फिर टाइम t इज इक्वल टू t/2 पे फिर से स्ट्रेट, टाइम इज इक्वल टू 3t/4 पे फिर से वेलोसिटी, और टाइम इज इक्वल टू t पे फिर से स्ट्रेट। ये पार्टिकल्स रेस्ट में हैं, दे आर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/4। इनको हम लोग नोड्स भी कहते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है, और एंटी नोड्स वो होते हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। दे आर इवन मल्टीपल्स ऑफ λ/4। π/4 क्यों बोला? इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 2 के पाई का है, और इन ऑर्डर टू बी कंस्ट्रक्टिव फेज डिफरेंस होना चाहिए 2n + 1 पाई। ये एक और तरीका है प्रूव करने का कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/4 करता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उसका रिजल्टेंट होता है 2a cos फेज डिफरेंस बाई 2। यहाँ पे फेज डिफरेंस बाई 2 इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा के विच इज इक्वल्स टू 2 × kx। तो फिर ऐसे हो जाएगा, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, और एक नोड के एंटी नोड्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है λ/2, और प्रोड्यूस होता है वो फेज डिफरेंस पाई से। इस केस में सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, इस केस में सिर्फ इसके पास इलास्टिकल पोटेंशियल एनर्जी है। हर पार्टिकल अपने खुद के एम्पलीट्यूड के अबाउट सिस्टम करता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव इफ दीज टू वेव्स आर सुपरइम्पोज्ड। तो सिंपल है, a इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 2 का एम्पलीट्यूड है 2a, तो 4 हो जाएगा 4 मिलीमीटर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ kx दैट इज 2x, फिर साइन ऑफ 300 से हम एक वेव दी हुई है, पर से हमारी स्टैंडिंग वेव्स बन रही है जिसमें जो ओरिजिनल वेव्स हैं उनकी वेलोसिटी भी है और लेंथ एल है। तो हो क्या रहा है, एक वेव आ रही है यहाँ से, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे फिर रिफ्लेक्ट हो जा रही है, जिससे इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वापस बन रहा है, जिसकी वजह से स्टैंडिंग वेव्स बन रही है। एक लूप को हम लोग कह लेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी कहते हैं, सेकंड हार्मोनिक 2 लूप, तीसरे हार्मोनिक के 3 लूप, और चौथे हार्मोनिक के 4 लूप। ऐसे ही दूसरे हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे एक ओवरटोन किया जा रहा है, फिर सेकंड ओवरटोन तो 2 और ऐड हो गए, थर्ड ओवरटोन 4 हो गया। इनमें जो नोड्स होते हैं वो n+1 होते हैं, n बिंग नंबर ऑफ नोड्स, और जो एंटी नोड्स होते हैं वो n ही होते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग के बगल में एक टर्निंग फोर्क लगा दिया है, उसको हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी f से वाइब्रेट करेंगे तो जो उसके पास की एयर है वो वाइब्रेट होगी, फिर उसके पास की होगी, जिसकी वजह से स्ट्रिंग के पास एक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी जाएगी, चल के दीवार से टकरा जाएगी, फिर वो ऑपोजिट हो जाएगी, और ऐसे स्टैंडिंग वेव बन जाएंगी ड्यू टू अ टर्निंग फोर्क। एक नई इक्वेशन बन जाती है, ये एनर्जी ऐसे टकराव के जाती है, इस इक्वेशन में दैट इज 2kx + θ/2 * cos ωt। तो हमें ऐसे अरेंज करना है कि ये एंड में 0 हो, तो फिर जब ये एंड पे होगा इसकी वैल्यू होगी L = 0। दिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो cos का वेरिएबल काट दो, एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, सिमिलरली x भी 0 होना चाहिए। अगर इस पे 0 है तो τ/2 = nπ, θ = 2nπ। 2nπ है, sin kl = 0, so kl should be equals to nπ, so 2π/λ that is kl = nπ, pi से कट गया, 2l = n λ, तो l = λ/2। यहाँ पे अगर लैम्डा को रिप्लेस कर दें वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी nv/2l। n = 1 के लिए इसकी वैल्यू होगी v/2l, तो हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। बोलेंगे n = 3 के लिए जो फ्रीक्वेंसी होगी इट विल बी इक्वल्स टू f0 × 3।
फंडामेंटल नोड ऐसे होगी कुछ इक्वेशन, k को पाई बाय एल लिखा हुआ है यहाँ पे साइन ऑफ के एक्स, और ओमेगा को 2 पाई बाय टी, टी इज इक्वल्स टू टी बाई 4 पे और 3t/4 पे ये नॉन स्ट्रेच रहेगा एज कम्पेयर टू टी इज इक्वल्स टू 0 और टी इज इक्वल्स टू t/2 पे ये स्ट्रेच रहेगा। इन दोनों में इलास्टिक एनर्जी हाई रहेगी और इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी। के एल इज इक्वल्स टू एन पाई, तो उससे इक्वेशन आ जाती है y इज इक्वल्स टू 2a साइन ऑफ एन पाई एक्स बाई एल इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। सेकेंड हार्मोनिक के लिए यही होता है, बस 2 बार रिपीट करो, ये इक्वेशन आ जाती है, उसका डबल हो जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। थर्ड हार्मोनिक 3f नॉट और फिफ्थ हार्मोनिक 5f। एक नोड और एंटी नोड के बीच में जो डिस्टेंस होता है दैट इज L/2n। थर्ड हार्मोनिक में होगा तो फिर ये L/6 होगा, और फिफ्थ हार्मोनिक में होगा तो फिर ये L/10 होगा। फंडामेंटल सेकंड हार्मोनिक फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन, फोर्थ हार्मोनिक थर्ड ओवरटोन, nth हार्मोनिक और n-1 th ओवरटोन। तो फॉर्मूला होगा सबसे पहले फ्रीक्वेंसी v/2n, 2v/2n, 3v/2n, 4v/2n और nv/2n। वो फर्स्ट हार्मोनिक का एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, 4 लूप, n लूप, 2 नोट्स, 3 नोट्स, 4 नोट्स, 5 नोट्स, n+1 नोट्स और 1 2 3 4 और n एंटी नोट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया ऐसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बता दो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था, एफ नॉट इज इक्वल्स टू v/2l, v इज इक्वल्स टू रूट टी बाई न्यू, तो उसको ऐसे रख दिया, और यहाँ पे न्यू दिया नहीं हुआ तो इसको मास पर यूनिट लेंथ लिख देते हैं, मास पर लेंथ। फिर इस लेंथ को अंदर ले आते हैं, हाफ ऑफ टी बाई एम एल, एम एल है 50 इंटू 20 इंटू 10 के बाद -6, ये दोनों 10⁻³ है। ऐसे यहाँ पे 6.4 kg का मास है, तो फिर टेंशन हो जाएगी 64 इक्वल्स टू हाफ रूट ऑफ, और ऐसे ही बस यहीं पे ये वाली वैल्यू डाल देनी है, फिर ये वाली वैल्यू इसके ऊपर डाल देनी है, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा इजी। सॉरी वो 10⁻³ नहीं होना था सेंटीमीटर का, 10⁻² होना था। 40 हर्ट्ज। अगला न्यू दे दिया, टी दे दिया, 2 consecutive frequencies ऑफ दिस वायर आ रही है, तो ये n/f0 है, ये n+1 f0 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस इज इक्वल्स टू f0, 70 इज इक्वल्स टू f0, तो n यहाँ पे 6 हार्मोनिक है और यहाँ पे 7 हार्मोनिक है। लेंथ ऑफ वायर पूछा है, सो फ्रीक्वेंसी दी हुई है फंडामेंटल 2l है यहाँ पे और v दिया हुआ है, v निकालना है, l निकालना है। रिवीलिंग आंसर इन 3 2 1 विच इज 30/14। नेक्स्ट अप ये फिगर है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी f दी हुई है, तो इसकी वेलोसिटी 2v होगी, इसकी वेलोसिटी v होगी, तो इसकी टेंशन 4 टेंशन होगी, इसका टेंशन t होगा। बस ये एक्सपेक्ट करना है। 5t इज इक्वल्स टू mg, और फिर यहाँ इस चीज़ के और टॉर्क देखेंगे, तो फिर lt इज इक्वल्स टू xmg, सो x इज इक्वल्स टू l/5। सोलोमीटर बेसिकली 2 वोल्ट्स को रेप्लिकेट कर देता है बाय यहाँ पे 2 ब्रिज यहाँ पे सपोर्ट लगा के, वही फ्रीक्वेंसी वही सब कुछ। टेंशन इसमें मास के थ्रू जनरेट करवा सकते हैं, उसमें हमारा टेंशन डिफाइंड नहीं था ना, सोनोमीटर से प्रैक्टिकल हो गया। हम बोल दिया L1, L2 और L3 तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज 1:2:3 की रेशो में, तो फिर L1, L2, L3 का रेशो ये है, L1 इज इक्वल्स टू 1/1x, L2 इज इक्वल्स टू 1/2x, L3 इज इक्वल्स टू 1/3x। So L1 plus L2 plus L3 is equals to 1 plus 1/2 plus 1/3 into x, which is equals to 1. So x is equals to 11/6। अब यहाँ पे डाल देना 11/6, 11 6 11 3 11 2 boom। We on that boom 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 boom, come get that boom 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 boom, come get that boom 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 boom, come get that। इसमें बोल दिया ये अभी तो 10 लूप बना रहा है, अब कितना मैथ ऐड करो ताकि ये 9 लूप बनाए, तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं हो रही, जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी डेट इज इक्वल्स टू n जो 9 है और ये 10 है ऑब्वियसली इंटू t-/4ml, इसका ml चेंज नहीं हो रहा, सो ml चेंज नहीं हो रहा, ml चेंज नहीं हो रहा, ये 9 है ये 10 है, सो 10√t इज इक्वल्स टू 9√t', रूट टी है यहाँ पे 10 फिर से, सो 100/9 इज इक्वल्स टू √t', t इज इक्वल्स टू 10⁻⁴/81, सो m प्लस m इज इक्वल्स टू, रिवीलिंग आंसर इन 3 2 1 190/81। एक और सेटअप हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है, यहाँ पे बोल दिया कि अभी
इस यहाँ तक n लूप्स बना रहा है, फिर यहाँ पे n+1 बनाएगा L2 माइनस L1 डिस्टेंस मूव करके। सो L2 माइनस L1 इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 L2 माइनस L1 व्हिच इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ वेव अपॉन फ्रीक्वेंसी। सो वेलोसिटी ऑफ वेव आ गई 2 L2 माइनस L1। अब एनर्जी निकालनी है स्टैंडिंग वेव की, ये इक्वेशन है स्टैंडिंग वेव। एक dx लेंथ के पार्टिकल को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग थ्रू आउट, जिससे जो एनर्जी की फाइनल वैल्यू आ जाएगी वो आएगी m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ऑल्सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन कि कितने बन रहे हैं। इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी, इसकी भी सेम होगी। अगर एक एंड फ्री हो जाता है ना तो फिर ये डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करके वापस जाता है, ये एंड वाला एंड एंटी नोड बन जाता है। ये x इज इक्वल्स टू 0 तो 0 ही रहेगा, लेकिन x इज इक्वल्स टू l एंटी नोड बन जाएगा। इसलिए फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन आ जाती है f इज इक्वल्स टू 2n+1 v/4l, जहाँ पे v/4l इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नॉर्मल नेचर में अगर कुछ भी फ्री एंड हो, इट विल बी इक्वल्स टू कि एक वेरी लाइट स्ट्रिंग अटैच कर दी है। अब यहाँ पे आधा लूप हो सकता है, 1.5 लूप हो सकता है, 2.5 लूप हो सकते हैं। यहाँ पे पहले तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, फिर थर्ड हार्मोनिक, फिफ्थ हार्मोनिक, सेवंथ हार्मोनिक और 2k प्लस माइनस हार्मोनिक। हाउएवर ओवरटोन होता है कि कितना ऐड कर रहे हैं टोन, तो थर्ड हार्मोनिक विल बी फर्स्ट ओवरटोन, फिफ्थ हार्मोनिक विल बी सेकंड ओवरटोन, ऐसे ही होगा। यू कैन सी यहाँ पे ऐसे ऐसे हो रहा है। अब हमें बोल दे 2 कॉन्सिक्यूटिव रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज और 270 और 330। 2n+1 f0 इज इक्वल्स टू 270 और 2n+1 + 1 f0 इज इक्वल्स टू 330। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, 2f0 इज इक्वल्स टू 60, f0 इज इक्वल्स टू 30। सो f0 आ गया हमारा, तो n आ जाएगा, n4 है ये पहला वाला और दूसरा वाला n5 हुआ। अगले क्वेश्चन में बोला है थर्ड ओवरटोन निकालो। थर्ड ओवरटोन, पहला ओवरटोन होता है 3, दूसरा 5, तीसरा 7, तो फॉर थर्ड ओवरटोन ही 7th हार्मोनिक, और 7th हार्मोनिक भी पूछ लिया। वाओ। सो 7 into f0 which is equals to 10। 10th हार्मोनिक, वेट 10th हार्मोनिक ब्रो, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ओह हेल ना। ये कोई फ्लूइड है, फ्लूइड में प्रेशर लग रहा है तो उसकी वॉल्यूम भी है। अगर हम लोग प्रेशर को P से P+dP बढ़ा देंगे तो उसकी वॉल्यूम घटेगी V+dV, जिसमें dV नेगेटिव होगा। बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू dP अपॉन में dV/V। प्रेशर जब बढ़ाओगे तो dP पॉजिटिव होगा, पर उससे V नेगेटिव हो जाएगा। तो फिर इसीलिए इसको कैंसिल आउट करने के लिए, बल्क मॉड्यूलस पॉजिटिव रखने के लिए एक माइनस लगा दें। जब फाइनल वैल्यू आ जाती है बल्क मॉड्यूलस की, डेट विल बी माइनस dP/dV इंटू V। आइसोथर्मल प्रोसेस में dV कांस्टेंट है, सो dP/dV इक्वल्स टू माइनस P/V। तो बल्क मॉड्यूलस फाइनली आ जाता है P। ऐसे एडियाबैटिक प्रोसेस में P/V की पावर गामा कांस्टेंट है, सो dP/dV इज इक्वल्स टू माइनस गामा P/V। तो बल्क मॉड्यूलस की आ जाती है वैल्यू B इज इक्वल्स टू गामा P। गामा हमारा पॉइसंस रेशियो है। साउंड वेव इज अ लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल 3 डायमेंशनल वेव। तो पहले इसका सोर्स होता है एक वाइब्रेटिंग सोर्स, ट्यूनिंग फोर्स हो सकता है, वोकल कॉर्ड हो सकते हैं, गिटार की स्ट्रिंग हो सकती है, स्पीकर का डायफ्राम हो सकता है। लॉन्गिट्यूडिनल होता है तो ऊपर नीचे नहीं होता, साइड साइड में होता है। मैकेनिकल वेव होती है तो कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है। अगला साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल 3 डायमेंशनल वेव है। ट्यूनिंग फोर्क अगर एक बार यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये एक ऑसिलेशन है। ये कितने ऑसिलेशंस 1 सेकंड में करता है, इज द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर 1000 फ्रीक्वेंसी हो तो 1 सेकंड में 1000 ऑसिलेशन। जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है हमारे इंसानों के लिए, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होगी। 20,000 से ज़्यादा होगी तो अल्ट्रासोनिक होगी, और 20,000 से कम होगी तो इंफ्रासोनिक। डॉग्स 50,000 तक झेल लेते हैं, बैट्स 1 लाख तक, बट जो राइनोसोर्स होते हैं वो सिर्फ 5 तक झेल पाते हैं। ब्रेन इंटरप्रेट करता है साउंड को पिच के तरीके से। अगर फ्रीक्वेंसी कम रेंज की होगी तो फिर लो पिच होगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रेंज की होगी तो हाई पिच होगी। हाई पिच, लो पिच। अगर हमें एग्जांपल दे दिया, वेलोसिटी ऑफ साउंड दी हुई है, लैम्डा दिया हुआ है, बताना है ऑडिबल है या नहीं है। फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय लैम्डा, तो फिर उसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 75,000 हर्ट्ज। तो ये हमारे इंसानों के लिए ऑडिबल नहीं है, बैट्स की बात नहीं हो रही। सेम क्वेश्चन, लैम्डा को 20 मिलीमीटर कर दिया है और वेलोसिटी को 280 मिलीमीटर, जिससे जो वैल्यू आ जाती है फ्रीक्वेंसी की वो होती है 14,000। एंड यस इट इज ऑडिबल अनलेस यू आर Jay Pritchett। I have a hearing test app on my phone. Let's do it. You do it. Okay. Everybody under the age of 60 should be able to hear this. Yes. Yeah, definitely. What? You were lying. You didn't hear anything. We did. You see, you're deaf. Okay, 70. Oh, what is it? Did she put you up to this? Here, Grandpa, I'll play you something even louder. Okay, well, I heard that one.
I didn't press anything. Oh, look who's a cheater. वेव वन स्ट्रिंग क्या होता था, यहाँ पे एक्स डायरेक्शन जारी होती थी और ऊपर नीचे की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता था। और यहाँ पे साउंड में क्या होता है कि सर्टेन डिस्टेंस एक्स पे आती है और उसी में थोड़ा से आगे पीछे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही होती है, ये एस डिस्टेंस वाइब्रेट करती है। एस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एज वेल एज अ फंक्शन ऑफ टी। एस कैन बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। हमने ट्रैवलिंग वेव में क्या देखा था कि t माइनस एक्स बाई वी है, तो वेव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है, और t प्लस एक्स बाई वी है तो फिर वेव माइनस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है। यहाँ पे जो s की इक्वेशन आ जाती है वो आती है s इज इक्वल्स टू एस नॉट डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस थीटा। ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, के एक्स इज वेव नंबर और थीटा इज इनिशियल फेज। अगर हम लोग ओमेगा को बाहर निकाल दें तो t माइनस एक्स अपॉन ओमेगा बाई के का फॉर्म का आ रहा है, ओमेगा बाई के होता है v, तो t माइनस एक्स बाई वी का फॉर्म का आ रहा है, तो मतलब ये भी एक ट्रैवलिंग वेव है। यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाती है ओमेगा बाई के ऑब्वियसली। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विल बी इक्वल्स टू ds बाई dt व्हिच इज इक्वल्स टू s नॉट ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स। cos को √1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, तो √1 माइनस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ओमेगा डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर माइनस डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर और दोनों का रूट, जो भी हो फीलिंग। पार्टिकल ऐसे ऐसे हो रहा है तो उसकी कोई एक्सेलरेशन भी होगी। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज इक्वल्स टू del p by del t that is equals to minus s naught omega square sin omega t minus kx plus theta, और s naught sin omega t minus kx plus theta is equals to s. The acceleration of particle is minus omega square s. For example, ये equation of sound दी हुई, displacement amplitude 10 न्यूमीटर, angular frequency equals to 2 pi frequency is equals to angular frequency, तो फिर ऐसे आ जाएगी frequency, angular wave number, wavelength 2 pi by lambda is equals to angular wave आ जाएगी, speed of k is equals to omega by v is equals to omega by k wave आ जाएगी, except maximum speed of particle is equals to omega s naught का square minus s, फिर ये s naught से बड़ा नहीं हो सकता तो maximum हो जाएगी omega s naught, that is 1000 into 10 into 10 की power minus 6, that is 10 millimeter per second एज ए स्पीड ऑफ पार्टिकल, जहाँ पे s6 है तो फिर s नॉट ओमेगा √1 माइनस s स्क्वायर बाय s नॉट का स्क्वायर। s नॉट ओमेगा हमें 10 मीटर पर सेकंड पता है, s इज इक्वल टू 6 स्क्वायर और s नॉट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, फिर 8 स्क्वायर बाय 10 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0.8। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ गया 8 मिलीमीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल a ओमेगा स्क्वायर s होता है, मैक्सिमम होगा जब s नॉट होगा क्योंकि s इज ऑलवेज कम तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट 5 न्यूमीटर a इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर s, a इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम देखेंगे कंप्रेशन पर क्या होता है जब ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है ट्यूनिंग फोर्स, तो फिर जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें डिस्प्लेसमेंट जनरेट होता है। ये पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, इस वाले का इस तरफ, इसकी वजह से ये पास आ जाते हैं जिससे इसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ने से प्रेशर बढ़ता है तो PATM प्लस P आ जाता है, छोटा सा p, इसको हम लोग कंप्रेशन प्लस कहते हैं। और ऐसे अगर पार्टिकल्स दूर जा रहे हैं एक दूसरे से तो फिर इस जगह की डेंसिटी कम हो जाती है तो इसकी प्रेशर कम हो जाता है, इसको रेयर फ्रैक्शन पल्स कहते हैं। जो P प्लस DP होता है, PATM प्लस PI है, कंप्रेशन पल्स के टाइम पे पॉजिटिव है, रेयर फ्रैक्शन के टाइम पे नेगेटिव है। P की हमने ये जनरल इक्वेशन बोल दिया, P इज इक्वल्स टू प्रेशर एम्पलीट्यूड साइन ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस थीटा। सो P की रेंज होगी माइनस P नॉट से प्लस P नॉट के बीच में, तो जो एक्चुअल प्रेशर है उसकी रेंज होगी PATM माइनस P नॉट से PATM प्लस P नॉट के बीच में। हमें इक्वेशन दे दी है, इस इक्वेशन के हिसाब से प्रेशर एम्पलीट्यूड निकालो 2, मैक्सिमम प्रेशर निकालो 10⁵ प्लस 2, मिनिमम प्रेशर निकालो 10⁵ माइनस 2, अभी 10⁵ दिया हुआ है एज PATM। एंगुलर फ्रीक्वेंसी 12000, फ्रीक्वेंसी 12000 बाय 2 पाई, एंगुलर वेव नंबर 3, वेवलेंथ इक्वल्स टू 2 पाई बाय एंगुलर वेव नंबर, वेलोसिटी ऑफ साउंड is equals to omega by k which is also equals to lambda f is equals to 4। अब जेन्युइन बात करते हैं, ये हमने एक कॉलम ऑफ एयर लिया हुआ ये वाला, जब ये s से आगे जाएगा ये वाला पार्ट x सिचुएटेड है और ये वाला पार्ट x प्लस dx, जब ये x वाला पार्ट यहाँ पे s से आगे जाएगा तो dx वाला पार्ट है वो नॉट ओनली s से आगे जाएगा प्लस एक और ds से आगे जाएगा। इनिशियल जो वॉल्यूम है दैट इज a dx, फाइनल वॉल्यूम हो जाएगी a ds।
तो फिर चेंज इन वैल्यू इक्वल्स टू ADF। बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल्स टू माइनस DP अपॉन DV बाई V। यहाँ पर DP की वैल्यू हो जाएगी माइनस B DV बाई V। जो DV है वो है ADS और जो V है वो है ADX। तो फिर DP की वैल्यू हो जाएगी ADS बाई DX, सॉरी सिर्फ DX। इसकी हमें इक्वेशन पता ही है पहले से। सो DS बाई DX निकालें, माइनस के बाहर आ जाए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और K का फैक्टर आ जाएगा। तो फिर DP की इक्वेशन बन जाएगी BKF cos ओमेगा t प्लस थीटा। तो फिर प्रेशर की इक्वेशन है P इज इक्वल टू P नॉट BKS नॉट है sin ओमेगा t माइनस KS प्लस थीटा प्लस पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आ जाता है। अब बस ये याद रखना है P इक्वल टू माइनस B DS बाई DF और ये माइनस BKS और पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस। अगला क्वेश्चन दे दिया, इक्वेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज इक्वल टू ये। फाइंड प्रेशर एम्पलीट्यूड इज BKS, फिर वो आ जाता है हमारे सर्किट 2.8 न्यूटन पर मीटर। फाइंड इक्वेशन ऑफ साउंड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, यहाँ पे ये यूज़ कर देंगे हम लोग। सिंपली 2.8 निकाला हुआ है और बस एक पाई बाई 2 का फेस डिफरेंस डाल देंगे और कॉस्ट रख देंगे। और इक्वेशन ऑफ साउंड वेव, तो इसकी जो फील है कॉम्प्रेक्शन की, ये जो ये S बाई एक्स का ग्राफ बन रहा है, S Y डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट नहीं है, S इज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे ऐसे पुश होगा, ये वाला पार्टिकल यहाँ पे ऐसे पुश होगा, सारे पार्टिकल्स पुश होते जाएंगे जिससे उनकी डेंसिटी इस तरफ जाने लग जाएगी। इस पॉइंट के बाद यहाँ वाले पीछे पुश हो रहे हैं, यहाँ से पीछे पुश हो रहे हैं। जो ओरिजिन के लेफ्ट में है तो ये भी पीछे पुश हो रहे हैं, तो ये वाले पीछे पुश हो रहे हैं, पीछे। तो इस पॉइंट के अबाउट डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि सारे पार्टिकल्स इसकी तरफ आ रहे हैं, पर इस पॉइंट के अबाउट सारे पार्टिकल इससे दूर जा रहे हैं, तो फिर इसकी डेंसिटी कम होगी। ये रिफ्रैक्शन का पॉइंट होगा और वो कॉम्प्रेक्शन। रिफ्रैक्शन के पॉइंट में स्लोप पॉजिटिव होता है, कंप्रेशन के पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव होता है। वेलोसिटी ऑफ वेव इज इक्वल टू elasticity of medium upon my inertia of medium, which is equal to bulk modulus upon my density, which is also equal to Young modulus upon density। क्वेश्चन डेंसिटी दे दी, यंग्स मॉड्यूलस दे दिया, वेलोसिटी निकालो, निकल गई। और यहाँ भाई ये वाला पार्ट, इसकी वॉल्यूम चेंज हो रही है तो कोई ना कोई तो फोर्स लगी ही, तो हम लोग फोर्स मान लेते हैं। फोर्स इज चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया माइनस GP इंटू ए, ये ए है एरिया वाला, एंड F इज इक्वल्स टू MA। तो फिर रो ADX इज इक्वल्स टू D स्क्वायर S अपॉन में ए कट गया, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई माइनस DP बाई DX इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर S या फिर माइनस S नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t माइनस KX प्लस थीटा। अब इसको फर्दर हम लोग डालेंगे सारी चीज़ें इस इक्वेशन में, तो निकल के आता है B स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस अपॉन डेंसिटी। बूम, तो इसीलिए वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ साउंड और वेलोसिटी ऑफ पता नहीं क्या लिखा है ये इक्वल्स टू माइनस B बाई रो दूंगा भाई मैं। क्या जोक मारा भाई। क्वेश्चन, स्पीड ऑफ वेव इन वाटर इज इक्वल्स टू 1500 तो 1500 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, B निकालने को बोल दिया होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 की पावर 3 निकाल लो, आ जाएगा 2.25 इंटू 10 की पावर 9। अगला क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड दे दी, बल्क मॉड्यूलस दे दिया, डेंसिटी निकालनी है। 14 बाई 10.84 हो जाएगी वैल्यू फाइनली, 1 के आसपास आ जाएगी। जो भी हो, पानी बना दिया। मैंने कैलकुलेट किया था स्पीड ऑफ साउंड, अस्यूम में हाइड्रोथर्मल प्रोसेस का स्पीड ऑफ साउंड निकल के आ रहा था 287। जो स्पीड ऑफ साउंड एक्चुअली है, जो मार्क है वो है 330। तो एक बंदा है लेप्लास करके, लेप्लास ने उसकी करेक्शन की थी जिसमें उसने एडियाबैटिक प्रोसेस कंसिडर किया था और उसकी वेव ऑफ साउंड और इसकी स्पीड ऑफ साउंड आ रही थी 339। स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला गामा P अपॉन रो, P बाई रो इज इक्वल्स टू RT बाई M। तो फिर रूट गामा RT बाई M भी एक और वैल्यू हो जाएगी वेलोसिटी की। टेम्परेचर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/2 की पावर से। तो अगर स्मॉल इंक्रीज या डिक्रीज होगा जैसे 1% 2%,
तो जितना इंक्रीज टेम्परेचर का होगा उसका आधा इंक्रीज साउंड का होगा। मान लीजिए नॉर्मल एयर होती है, उसके एटॉमिक मास 4:1 के रेशो में होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली 28.8 होता है। हाउएवर जब भी ह्यूमिडिटी आ जाती है इसमें तो एक इम्प्योरिटी आ जाती है, ये कह सकते हो एक और फ्रैक्शन आ जाता है पानी का। पानी के फ्रैक्शन के आने की वजह से मोलर मास कम हो जाता है क्योंकि पानी का मोलर मास 18 है, तो इसलिए डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ ह्यूमिड एयर, और इससे स्पीड ऑफ साउंड का रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कह सकते हो स्पीड ऑफ साउंड लेवल। हमें एक टनल दे दी, स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री केल्विन है, और स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी है वो 200 मीटर पर सेकंड है। लास्ट में जो टेम्परेचर है वो 900 डिग्री केल्विन है और x 1000 मीटर है। हमें निकालना है स्पीड ऑफ साउंड एट द अदर एंड, तो फिर v1 बाई v2 इज इक्वल्स टू रूट ऑफ t1 बाई रूट ऑफ t2। t1 का रूट है 10, t2 का रूट है 30, वेलोसिटी है 200, तो अगर इधर ले गए इसको इधर ले गए तो वेलोसिटी आ जाती है 600। टाइम टेकन फॉर साउंड टू पास थ्रू तरंग, इसके दो तरीके हैं कैलकुलेट करने के। सबसे पहले टेम्परेचर लीनियरली इंक्रीज कर रहा है, तो फिर t की इक्वेशन हो जाएगी 100 + 0.8x, तो वेलोसिटी की इक्वेशन हो जाएगी k × √100 0.8x, और जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाएगी k√100, ठीक है टेम्परेचर है, तो k की वैल्यू आ जाएगी 20, तो यहाँ पे 20 रख देते हैं। अब हमें टाइम निकालना है, v होता है dx/dt, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू आएगी 2 × 1 + 125 × 125, और यहाँ पे 200t, t इज इक्वल्स टू 5/4 ब्रैकेट में 1 + x/125 हाफ माइनस 1 + 0/125 यहाँ पे x हो गया था हमारा 1000, तो फिर ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, फिर 2 हो जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा टाइम। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड निकालनी है हमें, इतना बड़ा पेज है, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। पावर अपॉन एरिया होती है इंटेंसिटी, पावर निकाल दी हमने, ये इसको डिफ्रेंशिएट किया, वैल्यू डाल दी b/s0 का स्क्वायर ओमेगा k कॉस स्क्वायर फेज जो भी है ये, फिर आई एवरेज हो जाएगा b/s0 का स्क्वायर ओमेगा k/2, या कह सकते हो इसके बस दो वैल्यू याद करने हैं आराम से, 2π² फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, s0 का स्क्वायर ρv, या कह सकते हो p0 का स्क्वायर प्रेशर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर और में 2ρv, बस ये दो बहुत है। एक पॉइंट सोर्स है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी एज द डिस्टेंस, ये इक्वल इंटेंसिटी के स्पेयर्स हैं, तो पर से एक डिस्टेंस r पे इंटेंसिटी की वैल्यू होगी p/4πr², इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन एरिया, तो फिर इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² एंड s0 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड p0 का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अगर पॉइंट सोर्स से r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी I0, प्रेशर एम्पलीट्यूड p0 और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड s0 है, तो 2r पे I0/4 होगा, p0/2 होगा और s0/2 होगा, ऐसे 3r पे p0/3 होगा, s0/3 होगा और I0/9 होगा। पावर दे दी हमें कितनी है, फ्रीक्वेंसी दे दी, वेलोसिटी दे दी, अब पूछा इंटेंसिटी पॉइंट है 5 मीटर पे है, सो इंटेंसिटी I इज इक्वल्स टू p/4πr² विच इज इक्वल्स टू 314/100, और 314 पाई होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली एक ही आ गई इंटेंसिटी। अब बोला प्रेशर एम्पलीट्यूड एट पॉइंट A बताओ, तो फिर I इज इक्वल्स टू p0 का स्क्वायर अपॉन में 2fv, तो फिर p0 की वैल्यू हो जाएगी √2fv, f दिया हुआ है, v दिया हुआ है, निकल जाएगी। अब यहाँ पे 4 मीटर के डिस्टेंस पे हमें निकालनी है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 40/4 × 16 × पाई 1/1.6 पाई। अब हमें पूछा है कि यहाँ पे हमारा ईयर ड्रम रखा हुआ है, अज्यूमिंग हमारे मुंह के थ्रू साउंड पास होके जा रही है, पर ईयर ड्रम रखा हुआ है विच मेक्स एन एंगल पर से 0 डिग्री है यहाँ पे, तो अगर कोई थीटा भी हो जाएगा तो भी कैलकुलेट कर लेंगे। उसका एरिया स्मॉल ए दिया हुआ है, सो द वैल्यू ऑफ पावर डिलीवर्ड विल बी इक्वल्स टू I.A विच इज इक्वल टू IA cos थीटा। यहाँ पे a मिलीमीटर का स्क्वायर दिया हुआ है, तो वो हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6, इंटेंसिटी है 1/1.6 पाई, विच विल बी इक्वल्स टू 3.98 वाट अप्रॉक्सीमेटली। नहीं, नहीं, अब एक लाइन सोर्स दी हुई है, हमने पॉइंट सोर्स पढ़ा था कि लाइन सोर्स में यही होता है, बस इक्वली रेडिएट हो रही होती है साउंड, और एक डायमेंशन में कैलकुलेट करना होता है। I इज इक्वल्स टू p/2πRL, L तो कांस्टेंट ही होता है, L तो इन्फिनिटी है, पर यूनिट लेंथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा फिर हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे, बट ओके। तो फिर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R,
और पी नॉट एस नॉट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। तो आर डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो आई नॉट है, पी नॉट है, एस नॉट है। 2 आर पे जा रहे हैं आई नॉट बाई 2 है, पी नॉट बाई रूट 2 है, एस नॉट बाई रूट 2 है। 3 आर पे जा रहे हैं आई नॉट बाई 3, पी नॉट बाई रूट 3, एस नॉट बाई रूट 3। और 4 आर डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो आई नॉट बाई 4, पी नॉट बाई 2, एस नॉट बाई 2। साउंड वेव इज ट्रैवलिंग विद स्पीड ये, डेंसिटी ये, फ्रीक्वेंसी ये। डेंसिटी निकालनी है। इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला था? 2 रो वी इंटू पाई एफ एस नॉट का स्क्वायर। रो दे दिया, वी दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया, एस नॉट दे दिया। तो ये अलग टर्म हो जाएगा विच विल अप्रॉक्सीमेटली बी इक्वल्स टू 752 इंटू 10⁻⁴। तो हम लोग लाउडनेस देखेंगे। ह्यूमंस की फ्रीक्वेंसी का रेंज होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज में। तो मोस्ट ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होती है 1000 हर्ट्ज की। एंड मिनिमम इंटेंसिटी आवर ईयर्स कैन हियर इज 10⁻⁻12। तो हम लोग एक नया टर्म बनाते हैं बीटा। बीटा की वैल्यू होती है 10 log I अपॉन आई नॉट, आई नॉट बीइंग 10⁻⁻12। तो कोई इंटेंसिटी 10⁻9 वाली आती है, सॉरी -9 वाली आती है। तो हम लोग कह देंगे इट विल बी इक्वल्स टू 30 डेसिबल। यस यू हर्ड इट राइट, यही होता है डेसिबल। अब सर ने इतना बड़ा बना दिया, ये ऐसे डेसिबल है, वो ऐसे डेसिबल है। लॉग लेना आता है भाई हमें। I'm sorry. Question. Source sound increases his power if initially observer was perceiving loudness of 50 decibels and find a new loudness. पर से 50 डेसिबल थी ना, तो फिर ये हो जाएगा log upon 10⁻12 हो जाता है। यहाँ पे 10⁻7 होगा। वो -7 की इंटेंसिटी कहते हैं आई ओरिजिनल। पर अब ये एस नॉट हो रहा है डबल। एस नॉट प्रोपोर्शनल होता था आर के और आई नॉट प्रोपोर्शनल होता था आर स्क्वायर के। तो आई नॉट हो जाएगा 4 गुना। तो अब इंस्टेड ऑफ यहाँ पे 10⁻7 रखेंगे, यहाँ पे 4 इंटू 10⁻7 रखेंगे। 4 इंटू 10⁻5 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 माइनस log 50 प्लस 10 log 4। log 4 होता है 0.6, तो फिर 50.6 हो जाएगी इसकी लाउडनेस। बूम। We on that boom 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 boom. Come get that. Boom. नेक्स्ट क्वेश्चन। पी नॉट एट ऑब्जर्वर बन रहा है 4 गुना और इनिशियली जो रिसीव कर रहा था वो था 50 डेसिबल। 10 की सिमिलरली 10⁻⁻7 इंटेंसिटी थी, पर इस बार इंस्टेड ऑफ 4 हो ये 16 हो रही है। तो फिर इसी को डाल देंगे अपॉन 10⁻12 log 10। ये हो जाएगी इंटेंसिटी 50 प्लस 10 log 16 log 2 की पावर 4, 40 log 2 होता है 0.3, तो 12 डेसिबल और ऐड हो जाता है, तो फिर 62 हो जाता है। और हमने ऊपर देखा कि जब 4 गुना हुआ तो log 4 ऐड हो गया, नीचे अब 16 गुना हुआ है तो log 16 ऐड हो रहा है, 10 log 16 10 log 4। तो इसका मतलब अगर हमारा पर से 69 गुना होगी हमारी इंटेंसिटी और ओरिजिनल इंटेंसिटी हमारी 50 थी, तो फिर 50 प्लस 10 log 69 होगा। अगर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस log 69 हो जाएगा। क्वेश्चन। सोर्स एमिट कर रहा है साउंड यहाँ पे गई है। अभी इसको अभी जो सुनाई दे रहा है वो है 40 डेसिबल टाइम t इक्वल टू 0 पे। इसकी वेलोसिटी है 2। एक सर्टेन टाइम t पे एक सर्टेन डिस्टेंस x पे इसकी जो बीटा हो जाएगा डेसिबल हो जाएगा 60 डेसिबल हो जाएगा। हमें बस ये x डिस्टेंस निकालना है। तो फिर इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। सो I1 बाय I2 इज इक्वल्स टू I1 100 है और ये x है, इसका स्क्वायर। ओरिजिनल बीटा था 6, तो फिर I1 है 10⁻⁻6। फाइनल बीटा हो गया 40, तो I2 हो गया 10⁻⁻8 या 1। तो फिर हमें ये डाल देने, तो I1 बाय I2 हो जाएगा 10⁻²। यहाँ पर हो जाएगा 1/100 और ये 1/100 है, ये 10 का स्क्वायर हो गया तो ये 10 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10। ये 2 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल कर रहा था, तो फिर 90 मीटर ट्रैवल करने के लिए 45 सेकंड्स लगेंगे। दैट्स इट। फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, P रिजल्टेंट, I रिजल्टेंट, इंटेंसिटी से दी, फेज डिफरेंस बता दिया, निकालो रिजल्टेंट। डिटेक्टर फेज 1, फेज सोर्स 1 सोर्स 2, P01 P02 I1 I2। पाथ डिफरेंस 2 मीटर, फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। लैम्डा यहाँ पे 4 मीटर है, पता नहीं कहाँ लिखा, बट ओके। तो फेज डिफरेंस पाई आ जाता है और आई रिजल्टेंट हो जाएगा 1 वाट। कंस्ट्रक्टिव वेव में आई और
स्पीड मैक्सिमम होता है। फिर से ही कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को लैम्डा बाई 2 के इवन मल्टीपल लैम्डा बाई 2 के और मल्टीपल्स साउंड ट्रेवल कर रहा है, ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, एज कम्पेयर टू ऐसे जाएगा। तो दो साउंड वेव आएंगी, इन दोनों के बीच में 20 का पार्ट डिफरेंस होगा, या फिर 0.2 का कह सकते हैं पार्ट डिफरेंस होगा। अगला यहाँ पे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल की लेंथ है पाई आर, यहाँ पे नीचे है 2r, तो पाई माइनस 2r हो जाएगा पार्ट डिफरेंस। बस यहाँ पे एक क्विंक्स ट्यूब दी हुई है, क्विन की ट्यूब दी हुई है हमारे। I get that. It's obviously self-defense. यहाँ पे ये L1 पे है, L2 पे है। सबसे पहले हमें L1 L2 ऐसे सेट करना होता है ताकि N लैम्डा है, या फिर कह सकते हो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। फिर L को एक बहुत छोटा एक्सिस्टेंस से मूव करना होता है ताकि इंटेंसिटी कम हो और दोबारा बढ़ के वहीं आ जाए। यहाँ से x जा रहा है, यहाँ से x जा रहा है, तो 2x हो जाएगा। ये पार्ट डिफरेंस था। L2 माइनस L1 इज इक्वल टू N लैम्डा और x प्लस L2 माइनस L1 इज इक्वल टू N प्लस 1 लैम्डा, तो 2x इज इक्वल टू लैम्डा, x इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, यहाँ पे लैम्डा को 2x कह सकते हैं, जिसमें वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी 2xf। सिमिलरली सी बैक ट्यूब यहाँ पे है, बाउंस बैक करके आ रहा है, यहाँ पे एक्सिस्टेंस बढ़ा दिया तो फिर 2 एक्सिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल करेगा, जिससे फिर से इंटेंसिटी आ रही है सेम, तो वो फिर से 2x यहाँ पे लैम्डा हो जाएगा और फिर से सेम रिजल्ट आएगा। अब एक्चुअली हम लोग पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे 8 मीटर ऊपर है, यहाँ पे x मीटर लेफ्ट पे, तो हमें ऐसे पार्ट डिफरेंस निकालना है सच दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी हो। पार्ट डिफरेंस का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे n लैम्डा होगा मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, तो x की वैल्यू हो सकती है 16 माइनस n स्क्वायर अपॉन n को 0 रख दो, 1/0 एग्जिस्ट नहीं करता, n को 1 रख दो, 15/1, तो सबसे पहले तो होगी 15 पे। नेक्स्ट अब इसको 2 रख दो, 16 माइनस 4 12, 2 डिवाइड किया 6 हो गया। नेक्स्ट अब 3 रख दो, 7/3, 7/। नेक्स्ट अब 4 रख दो, 16 0 को 1 आ जाएगा यहाँ पे एग्जैक्ट ओरिजिन, प्लस ये x नेगेटिव भी हो सकता है, तो यहाँ पे -7/3 -6 -15 भी एग्जिस्ट करता है, तो 260 पोजिशन है। सिमिलरली मिनिमम इंटेंसिटी के लिए बस इसको 2n + 1 लैम्डा बाई 2 रख देना है, फिर x की वैल्यू आ जाएगी, इसमें n डालते रहना है, तो टोटल 6n आएंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे सोर्स है, 124 मीटर दूर ऑब्जर्वर है। अब यहाँ पे पार्ट डिफरेंस ऐसी बतानी है सच दैट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो यहाँ पे 24 है, वहाँ पे 13 है, तो 2 मीटर का पार्ट डिफरेंस आ रहा है। डेल्टा x इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, तो फ्रीक्वेंसी की ये वैल्यू आ जाएगी, n को कुछ भी डालते रहो। अब यहाँ पे दो साउंड की सोर्सेज को d डिस्टेंस दूर पर रखा है, बहुत छोटा है d एज कम्पेयर टू कैपिटल D, और कैपिटल D डिस्टेंस दूर एक स्क्रीन है जिस पर प्रोजेक्ट हो रही है साउंड, या फिर कह सकते डिटेक्टर है, जैसे YDSC होता था वैसे ही है ये। इसमें पार्ट डिफरेंस आ जाता है छोटा d sin थीटा, छोटा d sin थीटा, sin थीटा इज इक्वल्स टू y/√y² + d², ये रख दिया, assuming y is very small as compared to d and छोटा d is very small as compared to capital D, ये रिजल्ट आ जाता है dy by यहाँ पे dy इज इक्वल टू, तो फिर dy इज इक्वल टू ddx Tough room. ये रिजल्ट आ जाता है, पर ये भी याद रखना। अब यहाँ पे YDSC नहीं है, तो यहाँ पे YDSC टाइप्स पर ये जो स्लिट्स हैं उनके इंस्टेड ऑफ सेम प्लेन में मूव कर रहा हूँ डिटेक्टर, अब परपेंडिकुलर प्लेन पे मूव करेगा एट अ डिस्टेंस d। डेल्टा x इज इक्वल्स टू d कैपिटल D बाई d² y²।
क्योंकि यहाँ पे जो डी है, डी का कॉस थीटा ले रहे हैं। पार्ट डिफरेंस आप कहीं भी कैलकुलेट कर लो। अब इंटेंसिटी से हम लोग करेंगे आई रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 4I0 cos स्क्वायर फेज डिफरेंस बाय 2। दिस इज द केस व्हेन I1 इज इक्वल टू I2। अब ये देखेंगे हम लोग इनकोहेरेंट सोर्सेज में, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ω1 माइनस ω2 टाइम प्लस k2 x2 माइनस k1 x1 प्लस θ1 माइनस θ2। इक्वेशन 1 के थीटास को इक्वेशन 2 के थीटास से माइनस कर रहे हैं बस। इंटेंसिटी के वेरिएशन को ही बीट कहते हैं। रिफ्लेक्शन बाय ऑफ साउंड बाय एन ऑर्गन पाइप कह सकते हैं, फिर बस एक पाइप है। इसका सबसे पहले तो क्लोज एंड देखेंगे, फिर हम लोग इसका ओपन एंड देखेंगे। क्लोज एंड में क्या होता है, जो अगर रेयर फ्रैक्शन आ रहा होता है तो रेयर फ्रैक्शन ही लीव होता है, और कंप्रेशन आ रहा होता है तो कंप्रेशन लीव होता है। जैसे आ रहा होता है उसका एकदम ऑपोजिट वैसे लीव पड़ जाता है। तो SI और SR रिफ्लेक्टेड आर हैविंग अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई, और दे आर आउट ऑफ फेज, या वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। हाउएवर यहाँ पे जो प्रेशर है, प्रेशर यहाँ पे सेम फेज में और कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहे हैं। ये जो ये वाला एरिया यहाँ पे ये एंड है, इसको हम लोग नोड कह देंगे। ये कह सकते हो यहाँ पे नोड बनेगा। ऑर्गन पाइप में ऑपोजिट होता है, प्रेशर में फेज डिफरेंस पाई का होता है। SI और SR इस सेम फेज में होते हैं। यहाँ पे एंड पे एंटी नोड बनता है। स्टैंडिंग वेव जैसी थी वैसी हैं। P इज इक्वल टू 2P0 cos kx प्लस θ/2 sin ωt प्लस θ/2। ये स्टैंडिंग वेव तो देख ली थी, हम लोग ऑर्गन पाइप के थ्रू देखते हैं। एक ऐसी वेव जाती है तो यहाँ पे ओपन एंड से टकराने के बाद ये पाई के फेज डिफरेंस से वापस चल जाती है, फिर से पाई के फेज डिफरेंस से वापस चल जाती है। ऐसे होता रहता है। अभी सिर्फ दो ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये ऐसे भी है। ओपन ऑर्गन पाइप के दोनों एंड्स में नोड होने चाहिए, चाहे ऐसे हो चाहे 20 बार सर्कल्स बना के हो, बट दोनों साइड में एंड होना। जब दोनों साइड के बीच में एक लूप हो, इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में ओपन ऑर्गन पाइप में इसकी वैल्यू होती है V/2L। फिर दो हो गए तो 2 × V/2L, फिर 3 × V/2L, फिर 4 × V/2L। दो होने को n लूप्स होने को nth हार्मोनिक कहते हैं। या कह सकते हो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिस चीज़ से मल्टीप्लाई हो रही है वो nth हार्मोनिक है। और ओवरटोन का जो मतलब होता है वो है एक गोला ऐड करना। अभी आपके पास यहाँ पे एक गोला है, एक गोला ऐड करो, 2 गोले हो गए। यहाँ पे 2 गोले ऐड किए हैं तो सेकंड ओवरटोन है, मतलब दूसरी बार गोला ऐड किया, समझ जाओ। ऐसे बनता है, ऐसे नोट करना। ऑल्सो ये तो प्रेशर का है, प्रेशर का यहाँ पे नोड होता है। हाउएवर डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे एंटी नोड होता है। तो ये ऐसे होता है। यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। ये नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पे कंप्रेशन वेव बन जाएगी। पर से सिर्फ एक ही है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है फर्स्ट हार्मोनिक। और हम लोग और ऐड करें, थर्ड हार्मोनिक ये है, तो ये और यहाँ पे ऑपोजिट करना है, ऐसे करना है। सो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स है ऐसे ऐसे पुश हो रहे हैं, और यहाँ के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे हो रहे हैं। तो इन दोनों जगहों पे कंप्रेशन वेव बनेगा, और यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन, सॉरी वेव क्यों बोल रहा हूँ, पल्स बनेगा। सो प्रेशर का मैक्सिमम कंप्रेशन पल्स है और मिनिमा रेयर फ्रैक्शन पल्स है। एज यू कैन सी यहाँ पे 1 है, 2 है और नीचे 4 किए हुए हैं। यहाँ पे जो L की वैल्यू होती है वो होती है n λ/2, n बीइंग हार्मोनिक या फिर नंबर ऑफ लूप्स। नेक्स्ट अब क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में ये वाला जो एंड होता है यहाँ पे एंटी नोड बनना होता है। अब यहाँ तो ऐसे बना दो या ऐसे बना दो या और ऐड कर दो। ये ऐसा बन रहा है ना, ऐसे एक कंप्लीट होता है और 2 कंप्लीट होने पे लैम्डा बनते हैं। तो इसकी वैल्यू है λ/4, और λ/4 के ये ऑड मल्टीपल होगा, तो 2n + 1 λ/4 ये वैल्यू हो जाएगी। जो वैल्यू है वो L है, ये कह सकते हो L उल्टा है। यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L है। थर्ड हार्मोनिक है 3 × फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको फर्स्ट ओवरटोन कहेंगे। ऐसे ही फिफ्थ हार्मोनिक सेकंड ओवरटोन, सेवंथ हार्मोनिक थर्ड ओवर। क्वेश्चन, गैस N2 है, फ्रीक्वेंसी 2000 है। If gas N2 is replaced by O2 gas, what will be the new frequency? अच्छा जी, F0/F new is equals to V0/V new. V0 is equals to gamma RT/M। तो फिर गामा RT तो कॉमन ले लेंगे इन दोनों से, तो यहाँ पे √M0 हो जाएगा, और ऊपर
रूट एम न्यू। तो जो एफ न्यू की वैल्यू होगी डेट विल बी एफ नॉट एम नॉट अपॉन में एम न्यू। एम नॉट है 28, इसको O2 से रिप्लेस कर रहे हैं तो फिर एम न्यू है 32, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8। तो जो नई फ्रीक्वेंसी आएगी वो है 2000 इंटू रूट 7/8। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप सच दैट द ऑर्गन पाइप इज इन रेजोनेंस विद द टर्निंग फोर्क। ओके भाई, यहाँ पे जो मैंने ये दो कंडीशंस बताई हैं, एक तो ये वाली, दूसरी ये वाली, ये है रेजोनेंस कंडीशंस और ये सब कुछ रेजोनेंस पे हो रहा है। रेजोनेंस ऑफ साउंड इन ऑर्गन पाइप ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दी, तो फिर ये एल क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है ना, तो लैम्डा बाय 4 का कोई ऑड मल्टीपल होना है तो 1 ही ले लेते हैं, इज इक्वल्स टू एल। लैम्डा की वैल्यू है वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी इज 35/26, 26 इंटू 4 हो रहा है। सो जो वैल्यू आएगी लेंथ की डेट विल बी 35/104 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप 1 इज इक्वल्स टू सेकेंड ओवरटोन ऑफ पाइप 2। फाइंड द लेंथ ऑफ पाइप 1। पाइप 1 ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी V/4L। ये ओपन ऑर्गन पाइप है, इसकी सेकेंड ओवरटोन होगा V/2L इंटू 3। अब इन दोनों को इक्वेट कर देना है। यहाँ पे L दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, अभी हम लोग यूनिट पे ध्यान नहीं दे रहे, काटो L आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इन दोनों का थर्ड ओवरटोन अब इक्वल कर देना है। 7 इंटू V/4L इज इक्वल्स टू 4 इंटू V/2L। सो L की वैल्यू हो जाएगी 8.4/16। ये जो ये नई पाइप बनी है बाय यूजिंग एन ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, इसकी हमें सेकंड ओवरट्यून बतानी है। इसका फंडामेंटल है 450, सो V/2L1 इज इक्वल्स टू 450 और यहाँ पे L2 वाले का है फंडामेंटल V/4L2 इज इक्वल्स टू 675। अब हमें इसकी निकालनी है, डेट्स विल बी इक्वल्स टू 3 इंटू V/4 अपॉन में L1 प्लस L2। अब इन तीनों से निकल जाएगा। नेक्स्ट अप, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम रॉड दी हुई है, इसको मिडल से फिक्स कर दिया है और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन दे रहे हैं ये लोग, जिसकी वजह से इन सब के पास लॉन्गिट्यूडनल फ्रीक्वेंसी आ रही है, जिससे इन सब के पास लॉन्गिट्यूडनल वेव आ रही है। अब सेंटर से तो फिक्स्ड है, इसका मतलब सेंटर पे नोड बनेगा, रो दे दिया है और यंग्स मॉड्यूलस दे दिया है। अब स्पीड ऑफ वेव निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है और फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ तो दिख रहा है यहाँ पे, ये λ/2 है तो λ इज इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। स्पीड ऑफ साउंड भी कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, उसका फॉर्मूला होता था y/ρ, इससे आ जाएगा, और λ का फॉर्मूला होता था v/f। जस्ट इनके समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों होता है। v होता है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड में कितनी बार लूप आए या फिर कितने लूप्स ट्रैवल किए, मतलब एक पूरा लैम्डा ट्रैवल करना, एक पूरा फेज ट्रैवल करना, 2π फेज ट्रैवल करना, या कितने फेज, तो इसका मतलब n फेज ट्रैवल हुए हैं, सेम टाइम पे m डिस्टेंस हुआ है, तो एक फेज में m/n डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट अप एंड करेक्शन। जो ओपन ऑर्गन पाइप होती है वहाँ पे एंड पे नहीं होता, एंड से थोड़ा सा बाहर होता है, जिस पॉइंट के अबाउट नोड होता है वो बाहर का डिस्टेंस होता है E इज इक्वल्स टू 0.6 R, और अगर दो साइड हो रहा है तो फिर E इज इक्वल्स टू 1.2 R। हाफ ऑर्गन पाइप में E इज इक्वल्स टू 0.6 R, एक साइड का E इज इक्वल्स टू 0.6 R। एज यू कैन सी जो L एक्चुअल है विल बी इक्वल्स टू इसकी लेंथ प्लस 2E एंड करेक्शन फैक्टर। ऐसे ही क्लोज्ड में L+1E। इस पे ये क्वेश्चन आ रहा है, करना है तो कर लो। अब एक रेजोनेंस कॉलम बनाया है, यहाँ पे सबसे पहले एक स्केल है, स्केल में L1 पे मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही थी, यहाँ पे E है एंड करेक्शन, फिर L2 पे फिर से मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही थी, L2 इतना डिस्टेंस है, सॉरी L2 पे फिर से आ रही थी, तो फिर L1 माइनस L2 ये हो गया, दिस इज λ/2, so lambda is equals to 2L1 L2, velocity is equals to lambda into frequency, so velocity is equals to 2L1 minus L2 into frequency, λ/4, 3 λ/4 का रेशो है L2 प्लस E अपॉन में L1 प्लस E की वैल्यू हो जाएगी L2 माइनस 3L1/2। एक और क्वेश्चन करना है तो कर लो। अब एक कुंड पाइप है, कुंड की पाइप का कुछ सेंस तो है नहीं, बस ये है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बनाते हैं तो एक एंड ओपन होता है ना, यहाँ पे दोनों एंड को क्लोज कर दिया है और एक छोटा सा छेद कर दिया जिससे छोटी सी फ्रीक्वेंसी आ रही है, छोटी सी वाइब्रेशन आ रही है,
बस दैट्स इट, जिससे एक्चुअली लॉन्गिट्यूडनल वेव बना पा रहे हैं, या फिर इसी को थोड़ा सा हिला रहे हैं ताकि लॉन्गिट्यूडनल वेव बन रही है। तो डबल ऑर्गन पाइप को रिप्रेजेंट करेगा। जिन दो जगहों पे हमें नोट बनेगा उनके बीच का डिस्टेंस इज λ/2। अब बीट्स होती है बहुत ही छोटे टाइम पे कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना, उसको हमारा दिमाग एक बीट की तरह इंटरप्रेट करते हैं। ये तब होता है जब दो साउंड वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे सुपरपोजिशन हो रही हो। हाउएवर जो फ्रीक्वेंसी है उनमें छोटा सा डिफरेंस होना चाहिए। जो रिजल्टेंट साउंड होगी ये इंटेंसिटी वेरी करती जाएगी। हम लोग अगर इसका फंक्शन बनाएंगे तो P1 + P2 जहाँ पे F1 F2 फ्रीक्वेंसीज हैं, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2P0 cos pi F1 - F2t। एज यू कैन सी F1 - F2 की वैल्यू बहुत कम है, पर से 3-4 है। तो 3-4 है मतलब 1 सेकंड में सिर्फ 3-4 बार ही ऐसे ऊपर नीचे होगा। दूसरे हम लोग साइड में देखेंगे साइन और F1 + F2। F1 F2 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, पर से अगर हम लोग मान लें कि ये F1 और F2 में से F1 है 203 और ये है 200, बहुत छोटा डिफरेंस हो गया और फ्रीक्वेंसी इसी साइज़ की हमें सुनाई देती है। तो 200 + 203 603 बार ऐसे ऊपर नीचे हो रही है 1 सेकंड में। इसका मतलब जो इसका इफेक्टिव ग्राफ आएगा वो आएगा ऐसा। और इसको अगर मैं डेसिमल्स पे बना दूँ, आधा घंटा दे दूँ मेरे को। बेंजीन यहाँ पे पहले तो 2 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, तो 1 सेकंड में ये 2 बार प्रॉपर लूप कंप्लीट करता है। अब जो दूसरा फैक्टर आ जाता है वो आ जाता है जो एक्चुअल बीट के इक्वेशन है, और बूम ऐसे एक छोटे से ही इंटरवल में 1000 बार कुछ ऐसे हो रही है। 1000 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, बट या सॉरी ये तो मैंने गलत बना दिया। ये अब और ज़्यादा हार्ड होगा, ऐसे होगा, ऐसे बीट चल रही होगी। ये है ग्राफ। यहाँ पे जो 2 इसके मैक्सिमाज होंगे उनके बीच का टाइम होएगा 1/F2 - F1 और उनके बीच की फ्रीक्वेंसी होगी F1 - F2, या फिर कह सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट होगी F1 - F2। अब कुछ नोट करने वाली चीज़ है, ट्यूनिंग फोक को लोड कर दिया या वैक्स कर दिया तो मास बढ़ेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी कम होगी। ट्यूनिंग प्रॉम की फाइलिंग कर दी, नेल फाइलर नहीं होता, उससे M कम होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। टेंशन बढ़ेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सबसे पहले ट्यूनिंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 100 हर्ट्ज़ और बोला है कि बीट्स 5 की प्रोड्यूस हो रही है। तो इसका मतलब जो ऑर्गन पाइप है जिसके साथ में वाइब्रेट हो रही है, या फिर उसमें जिस पे वाइब्रेशन बन रहे हैं, वो या 95 हो सकता है या फिर 105 हो सकता है। ऑन लोडिंग द टर्निंग फोक फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट बढ़ रही है। लोडिंग में जो टर्निंग फोक की फ्रीक्वेंसी होती है, मास बढ़ता है तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो फ्रीक्वेंसी कम होने पे डिफरेंस बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी कम हुई डिफरेंस बढ़ा, तो मतलब ये नीचे वाला होगा। तो 95 हर्ट्ज़ हो गई ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इन ऑर्गन पाइप। ओके हाँ निकाल दो थी। एनीवेज अगला एक टर्निंग फोक है, एक स्ट्रिंग दे दी जिसकी लेंथ दे दी, मास दे दिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट बता दी हमें, तो उनके बीच में 10 का डिफरेंस है। टर्निंग फोक को वैक्स कर दिया तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट कम हुई है। देन फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग, इजी। अब फिर से एक क्लोज्ड ऑर्गन पाइप है, एक स्ट्रिंग है, बीट फ्रीक्वेंसी दे दी। ऑन इंक्रीजिंग द टेंशन इन स्ट्रिंग मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं स्ट्रिंग की, बीट डिक्रीजेस। फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन ऑर्गन पाइप, इजी। डॉपलर इफेक्ट होता है जब सोर्स या फिर ऑब्जर्वर जब मूव करे तो फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, दैट्स इट। डॉपलर इफेक्ट में अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला देखेंगे जो C होगा अपॉन में लैम्डा नॉट होगा। लैम्डा विल बी द वेवलेंथ और C विल बी द वेलोसिटी ऑफ साउंड। हाउएवर डॉपलर इफेक्ट की वजह से ये रिलेटिव हो जाता है और ये अपेरेंट हो जाता है। कौन से केसेस में कैसे होगा वो हम लोगों को पता करना है। सबसे पहले ये हमारा सोर्स है और जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ जा रहा है, स्पीड ऑफ साउंड इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी ये माइनस ये। तो जो नए फॉर्मूले में C की जगह C माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कर देंगे अपॉन में लैम्डा नॉट की वैल्यू होती है C इंटू F नॉट, सॉरी C अपॉन F नॉट। तो जो F रियल आ जाएगा वो आ जाएगा 1 माइनस V अपॉन C इंटू F। तो जब ये दूर जा रहा है, दूर होने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और ये फ्रीक्वेंसी कम होने का फैक्टर है। ऐसे अगर ये आगे आने की कोशिश करेगा तो वेलोसिटी रिलेटिव बढ़ेगी। जब दोनों ऐड होंगी तो ये बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी। ऑब्जर्वर रेस्ट पे है और सोर्स मूव कर रहे हैं, तो पर से सोर्स हमारा ऐसे वेलोसिटी ऑफ सोर्स के साथ मूव कर रहा है, इतने टाइम पीरियड में मूव कर गया। तो यहाँ वाला पार्ट कांस्टेंट रहेगा, ये मान लेते हैं।
तो जो नया लामडा आएगा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक वाला, डेट विल बी इक्वल्स टू पुराना लामडा माइनस डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है सोर्स ने, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो नया लामडा अपेरेंट आ रहा है वो कम आ रहा है, तो मतलब बढ़ रहा है। ऐसे ऑपोजिट केस में यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस हो रहा है ऐड, तो लैम्डा अपेरेंट बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये जब पास आने की कोशिश कर रहे हैं तो नीचे वाली चीज़ घट रही है, मतलब ऊपर वाली चीज़ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और जब ये दूर जाने की कोशिश करते हैं तो नीचे वाली चीज़ बढ़ रही है, तो मतलब ऊपर वाली चीज़ घट रही है। इसका मतलब हुआ ये दोनों जब पास आते हैं तो दोनों में पास आने वाला फैक्टर डालना होता है, जिससे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। और अगर कोई भी एक दूर जा रहा है तो उसका दूर जाने वाला फैक्टर लगाना है, दोनों दूर जा रहे हैं, दोनों का दूर जाने वाला फैक्टर लगाना है, जिससे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। इस क्वेश्चन में सोर्स ये रहा, ऑब्जर्वर ये रहा। ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो हम उसमें पास वाला फैक्टर लगाना है। ऑब्जर्वर का पास वाला फैक्टर होता है ऊपर की तरफ, कौन सी इंटू एफ नॉट, आई मीन यार प्लस है, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, फिर दूर जाने वाला फैक्टर लगा देना है। यहाँ पे सोर्स पास आ रहा है तो सोर्स के पास आने वाला फैक्टर लगा देना है। सोर्स पास आना मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ना, फ्रीक्वेंसी बढ़ना मतलब नीचे वाला पार्ट घटना। तो ये 20, ये एफ नॉट। यहाँ पे सोर्स दूर जा रहा है तो फिर सी अपॉन में सी प्लस 20 तो एफ नॉट। यहाँ पे दोनों पास आ रहे हैं तो दोनों के पास आने वाला फैक्टर लगा देना है। इसके पास आने वाले फैक्टर में बढ़ाते हैं सी प्लस 20, और इसका ऑपोजिट होता है पास आने वाला फैक्टर सी माइनस 50। ये हो जाएगा, ये कह सकते हो 350 अपॉन 300 दैट इज 7/6 एफ नॉट। यहाँ पे दोनों दूर जा रहे हैं तो दोनों के दूर जाने वाला फैक्टर लगा देना है सी माइनस 20 और सी प्लस। ऐसे ही इसके पास आने वाला लगाना है, इसके दूर जाने वाला लगा देना है। ये सोर्स है, सोर्स का नीचे होता है, पास आने के लिए फ्रीक्वेंसी बढ़नी है तो नीचे वाला पार्ट घटना है, तो सी माइनस 30 हो गया। यहाँ पे 20 है, ये दूर जा रहा है, दूर जाने पे कम होता है तो ये 20। ऐसे अब यहाँ पे एग्जैक्ट ऑपोजिट हो गया सी प्लस 20 और सी प्लस 30। यहाँ पे बस 5 मीटर की सेकंड से चल रहा है और ये 15 वाली से। ये क्वेश्चन है, ट्राई करना है कर लो। अब हम लोग कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जो सिर्फ कॉम्प्लिकेट करने के लिए हो सकती। नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ साउंड स्लैश विंड। जो नई वेलोसिटी जो सी है, सी की जगह एक नई वेलोसिटी हो जाएगी विच विल बी इक्वल टू ओरिजिनल सी प्लस या फिर माइनस वेलोसिटी ऑफ विंड। अगर साउंड की वेलोसिटी इस तरफ है, विंड की वेलोसिटी इस तरफ है तो प्लस होएगा, साउंड की वेलोसिटी इस तरफ, विंड की वेलोसिटी इस तरफ तो माइनस होगा, इसलिए एक नया सी आ जाएगा। और उसी सी को हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वर और उसके डायग्राम में डाल देंगे। नेक्स्ट अब हमारा सोर्स है, ऐसे 20 मीटर की सेकंड पे जा रहा है और हमारा बॉय ऐसे 10 मीटर की सेकंड पे जा रहा है। भाई ये तो आसान हो गया, इसमें क्या बड़ी बात है। बूम, एक वॉल आ गई। अब यहाँ वाला साउंड ऐसे टकराएगा और ऐसे वापस आके बॉय को हिट करेगा। अब दूसरी फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब लड़का सब, चलो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी से हिट किया है उसी फ्रीक्वेंसी से निकलना चाहिए, ये रूल होता है। चाहे रिफ्लेक्शन देख लो चाहे रिफ्रैक्शन देख लो। सबसे पहले जिस फ्रीक्वेंसी से हिट किया है हम लोग इसे ऑब्जर्वर मान लेते हैं, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है तो c माइनस 0 अपॉन में ये इसके पास आ रहा है, वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पे -20 ये आ जाएगा। यहाँ पे हिट की हुई फ्रीक्वेंसी, इसको f1 कह देते हैं। f1 इज इक्वल टू ये इंटू f0। अब जो ये नई फ्रीक्वेंसी सुनेगा f2 विल बी इक्वल टू, यहाँ से आ रहा है स्टिल है यहाँ पे ऑब्जर्वर और ये बॉय दूर जा रहा है तो अपना दूर जाने का फैक्टर डालेगा, तो c माइनस दूर जाने का फैक्टर 10 अपॉन में c इंटू में f1 जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब इसी f1 की जगह हम लोग लिख देंगे, तो फिर यहाँ पे ये c कट गया दोनों बाय चांस, नीड नॉट बी, और ये आ गई फाइनल वेलोसिटी। अब एक और क्वेश्चन, ये जा रहा है, होता है कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, या इसमें जा रहा है 20 से, ये आज इसमें जा रहा है 10। तो पहले सबसे पहले जो सुनेगा वो सुनेगा 1000 इंटू सी माइनस 10 अपॉन में सी माइनस 20। बट अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ये बॉल भी मूव कर रही, तो अब इस केस में पहले इसको हम लोग सोर्स मानेंगे और इसको हम लोग ऑब्जर्वर मान लेंगे। सोर्स मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, दोनों के पास आने की वेलोसिटी से जो फ्रीक्वेंसी f1 हो जाएगी वो हो जाएगी c प्लस 10 अपॉन में c माइनस 20 इंटू f0। अब यहाँ पे सोर्स है, ये सोर्स यहाँ पे ऐसे दे रहा है, तो बॉय को जो सुनेगी f2 विल बी इक्वल्स टू दोनों के पास आने की टेंडेंसीज, तो c प्लस 10 c माइनस 10 इंटू f1। फिर वहाँ पे c प्लस 10 एक और आ गया अपॉन में c माइनस 20 एक और आ गया। दैट्स इट, यही हो गया भाई, ख़त्म है भाई।
ईजी है भाई, ख़त्म सवाल है। अब हमारा रिफ्रैक्शन कर हवा से पानी में जा रहा है। इसमें ये देखना जो सेपरेशन में वो जो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगी वही वो फ्रीक्वेंसी एमिट करेगी। तो बोल देंगे इतना सारा पानी फ्लो कर रहा है, कितने और एरिया दे देंगे। एनीवेज यहाँ पे पानी में वेलोसिटी इतनी है, हवा में वेलोसिटी इतनी है, ये दिया होगा। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी F1 रिसीव करेगा इट विल बी इक्वल्स टू 350, ऑब्जर्वर स्टिल है, अपॉन में पास आ रहा है सोर्स, तो फिर ये -20 इंटू 1000, तो फिर 35/33 इंटू 1000 इज इक्वल्स टू F1। अब वो सेम F1 यहाँ पे इमिट हो रही है, तो जो इसके पास F2 आएगी डेट विल बी इक्वल्स टू 1400। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर हुआ है वो पास आ रहा है, तो पास आने का फैक्टर अपॉन में सोर्स का फैक्टर, सोर्स मूव नहीं कर रहा है, डोंट वरी, तो बस ये हो जाएगा। सो 14.1 अपॉन में 14 इंटू में 35 अपॉन में 33, सो 14.1 अपॉन में 33 इंटू 2500। एक मिनट, फ्रीक्वेंसी 2000 हर्ट्ज़ की हुई है, तो फिर 5000 हर्ट्ज़ से कैलकुलेट कर रहा हूँ अपना सी। नेक्स्ट अप ये ऑब्जर्वर और सोर्स इन एंगलों पे मूव कर रहे हैं। ये वेलोसिटीज़ ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं और इन दोनों के बीच को ज्वाइन करने वाली लाइन से वो थीटा और फाई सब्सटेंड कर रही है। तो सिंपल VS cos थीटा और V ऑब्जर्वर cos फाई, बस ये वेलोसिटीज़ आ जाएंगी, वन पे कर देंगे। यूजुअली 90 डिग्री करते हैं और डिस्टेंसेस दे दें, यहाँ पे ऐसे दे दिया 300 400 37 डिग्रीज 20 मीटर की सेकंड से मूव कर रहा है। तो जो इफेक्टिव या फिर रिलेटिव रेट ऑफ कमिंग क्लोजर इज़ 16 मीटर पर सेकंड, तो ऊपर बस ऐड हो जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। ऐसे यहाँ पे बता दिया वैरी कैसे कर रहे हैं। पहले यहाँ पे बड़ी आ रही है, यहाँ पे F0 आएगी, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगी। एज यू कैन सी यहाँ पे ग्राफ है, पर ये बस सेंटर के अबाउट अलाइन है ऐसे। नेक्स्ट अप इसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गई, तो कुछ नहीं करना है, इफेक्टिव वेलोसिटी रख देनी है। इंस्टेड ऑफ C माइनस V लिखें हम लोग, V की जगह A/2 F0 लिख देंगे, या फिर हम लोग पूरा नया फार्मूला बना सकते हैं, बट कम ऑन C माइनस A/2 F0 इज़ वेरी ईजियर टू रिमेंबर देन 2C F0 का स्क्वायर अपॉन में 2C F0 -1, एंड दैट्स इट, हो गया ख़त्म फाइनली भाई।